नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों के बहुत से दिनों से डिमांड थी कि CUET यूजी और पीजी दोनों के लिए, भले वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, अगर आपके पेपर में जनरल टेस्ट है, ठीक, तो वो जनरल टेस्ट का तो पेपर आपको देना ही है। तो बच्चों की देखिए बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर CUET के जनरल टेस्ट का भी क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। ओके, तो देखिए आज उसी के रिगार्डिंग CUET जनरल टेस्ट और UP BEd के बच्चों के लिए, जो जिनका पेपर देखिए अब 6 जुलाई को ही है, सिर्फ 15-16 दिन बच्चे हुए हैं लगभग उनके एग्ज़ाम में, ठीक, उनके लिए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखिए मैं लेकर आया हूँ। तो आज देखिए हम लोग 25 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। हमारे पार्ट 1 सीरीज़ है, इसी तरह डेली आपको इसकी भी क्लासेस मिलनी अब शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आज देखिए आप लोगों की जो डिमांड आ रही थी डेली की डेली, उसको मैं फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लास कैसी लगेगी और जो MCQ पैटर्न से मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है वो सारा का सारा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कुछ मॉडिफिकेशन, कोई परिवर्तन करना होगा तो वो मैं उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट क्लासेस में कर दिया करूँगा। क्लियर। और PDF के लिए आप लोग देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं सारा का सारा PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF चैनल के लिए टेलीग्राम का। क्लियर। तो चलिए CUET का जनरल टेस्ट और UP BEd के बच्चों के लिए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जनरल टेस्ट का। ओके, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एम्पायर। तो यानी कि मुगल एम्पायर के समय, मुगल शासनकाल के समय किसने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो मनसबदारी सिस्टम क्या होता है ना, जो आर्मी के ऑफिशियल्स होते हैं, आर्मी के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी रैंक डिसाइड करना। ओके, तो उनको जो रैंकिंग वाइज क्या बोलते हैं अरेंज किया गया था, वही मनसबदारी सिस्टम के तहत अरेंज किया गया था। तो ये किस मुगल शासक ने किया था, शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर। ओके, तो इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग, मनसबदारी को इंट्रोड्यूस करने वाला जो मुगल एम्पायर था वो आपका अकबर था। ओके, अब आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग ब्रीफली जान लेते हैं। तो देखिए भारत में मुगल सल्तनत की नींव कैसे पड़ी, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, इसमें दो थे, एक मुगल एम्पायर की तरफ से था बाबर, और था क्या बोलते हैं लोधी वंश की तरफ से इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ये लोधी डायनेस्टी से था। तो इसमें देखिए क्या हुआ था, बाबर विजयी रहा था और इब्राहिम लोधी हार गया था। तो जैसे ही बाबर विजयी हुआ तैसे ही क्या बोलते हैं भारत में आपका मुगल एम्पायर की, मुगल सल्तनत की नींव पड़ गई। ओके, और तो इसे क्वेश्चन भी देखिए पूछता है कि पानीपत का फर्स्ट वॉर कब लड़ा गया था। तो पानीपत का फर्स्ट बैटल क्या बोलते हैं 1526 में लड़ा गया था। आई गेस 13 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था पानीपत का फर्स्ट बैटल। ओके, जिसमें किसके किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें कौन विजयी रहा था, बाबर विजयी रहा था। देखिए PDF में आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन PDF में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो इसीलिए इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए कॉपी पेन में लेकर बैठिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ओके, तो ये तो देखिए बाबर, और बाबर देखिए एक युद्ध और लड़ा था, उसके बारे में भी देखिए आपको बता देता हूँ। 1527 में क्या बोलते हैं खानवा का युद्ध, खानवा का जो वॉर हुआ था वो भी बाबर ने ही लड़ा था। अब ये देखिए इसके बीच में कौन कौन सा वॉर हुआ था, ये खानवा के युद्ध में किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो ये भी था आपका बाबर और जो मेवाड़ के राजा थे, राजा राणा सांगा, जो मेवाड़ के किंग थे राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानवा का वॉर 1526 में, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ओके, ये देखिए बाबर की इन्फॉर्मेशन थी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तब फिर नेक्स्ट आपको मुगल एम्पायर के बारे में बता दूं। वैसे देखिए आपको MCQ के माध्यम से बताता रहूँगा ना, तो हमारा देखिए MCQ भी सॉल्व होता रहेगा और
क्वेश्चंस भी और जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए बाबर हो गया। बाबर के बाद देखिए हमारा जो दूसरा जो शासक था ना मुग़ल एम्पायर का, वो आपका था हुमायूं। तो ऐसे देखिए एक्चुअली बताता जाऊंगा तो मुग़ल एम्पायर में तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखिए कि मनसबदारी सिस्टम आपका क्या बोलते हैं, अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ये आपका आर्मी में रैंक देने की व्यवस्था थी। और भारत में जो क्या बोलते हैं नींव पड़ी मुग़ल साम्राज्य की, वो पानीपत के फर्स्ट बैटल से पड़ी थी। पानीपत के फर्स्ट बैटल से वो नींव पड़ी थी, ठीक। और पानीपत का बैटल किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, द ब्रिटिश एकोलॉजिस्ट हु आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड द अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार अशोक सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था, याद रखिएगा, फाइंड किया था, खोजा था, सॉरी, ठीक। किस या ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्वप्रथम क्या बोलते हैं अशोक के जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, उसको आइडेंटिफाई किया था और उसको समझा था, ठीक। वो कौन सा आपका ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, जॉन टावर, कार्ल मैकलिफी, जेम्स प्रिंसेप या हैरी स्मिथ। तो याद रखिएगा इसका आंसर है आपका जेम्स प्रिंसेप। ओके, फर्स्ट टाइम इसी ने क्या बोलते हैं सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन को समझा था और पढ़ा था, ठीक। और ये देखिए जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे ना, वो आपके क्या बोलते हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी लैंग्वेजेस में थे, याद रखिएगा। इससे लैंग्वेज भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए किस स्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं, जो ये अशोक के स्क्रिप्ट थे, सम्राट अशोक के स्क्रिप्ट थे, वो किस लैंग्वेज में लिखे थे, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट या लैंग्वेज में लिखे हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस एवरी डे, यानी कि किस दिन हम लोग नॉन वायलेंस डे मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं। ओके, फर्स्ट में 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 13 जनवरी। तो सब जानते हैं अहिंसक वादी कौन थे, हमारे बापू थे, महात्मा गांधी जी थे। और महात्मा गांधी के ही मेमोरी में हम लोग याद में 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और बाकी डे के बारे में भी आइए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ। तो फर्स्ट मे को देखिए जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं इंटरनेशनल वर्कर्स डे। ये देखिए हमारा 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 24 अक्टूबर को देखिए हम लोग यूएनओ डे मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस डे। ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस डे मनते हैं। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस या मैरिटर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, ये सब कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठिए और अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुल, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा वुल का प्रोडक्शन होता है, ऊन का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा। तो देखिए आप लोग भी लाइव चैट जो चल रही है उसमें आंसर करते रहिएगा और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि किसका कितना करेक्ट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा वुल प्रोडक्शन वाला देखिए जो कंट्री है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है स्पॉट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, यानी कि इन चारों में से एक ऑड नेम है, उसको हम लोगों को स्पॉट करना है और अलग करना है, ठीक। तो इसका आंसर देखिए आप लोगों का बनेगा रेड सी। क्यों रेड सी बनेगा, क्योंकि रेड सी एक लौता सी है जो इंडियन ओशियन का प्रवेश द्वार है, यानी कि क्या बोलते हैं जो लाल सागर है, इंडियन सी है। ओके, ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन का एक प्रवेश, समुद्री जल प्रवेश द्वार है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे
विच नेशनल पार्क या सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्क या सेंचुरी राजस्थान में सिचुएटेड नहीं है? सरिस्का नेशनल पार्क, संभर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क या रणथंभौर नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा राजाजी नेशनल पार्क जो है ना वो आपका राजस्थान में सिचुएटेड नहीं है। ये कहाँ सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। ओके, ये हरिद्वार उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक, और बाकी ये तीनों के तीनों जो सेंचुरी हैं वो आपके राजस्थान में सिचुएटेड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड। कैसी लग रही है आपको इस तरह से पढ़ाने का पैटर्न, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, अगर ऐसी नहीं होगी तब वन लीनियर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ऐसे एमसीक्यू में फ़ायदा होता है कि क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ जाते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो अगर जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लासेस को किस तरह से कंटिन्यू करूँ, इसी तरह एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ाऊँ या वन लीनियर के फॉर्म में बताऊँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ब्लड सेल, बोन सेल, नर्व सेल्स या मसल सेल्स। ओके, तो जो सबसे बड़ी सेल्स होती है ना हमारी ह्यूमन बॉडी में वो हमारी नर्व सेल्स होती है। ठीक, और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है, याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स जो होती है हमारे बॉडी में वो होती है, क्या बोलते हैं? सेरेबेलियम्स, ग्रैनुल, वेट अ सेकेंड, ग्रैनुल सेल, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। ये सब कॉपी पेन में आप लोग अच्छे से नोट करते रहिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। विच वन इज अ रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल के द्वारा संचालित होती है, मतलब रॉ मटेरियल उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, शुगर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या शिप बिल्डिंग। तो देखिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट इसमें से, यानी कि कच्चे माल की रिक्वायरमेंट इसमें से किस इंडस्ट्री में होगी? तो वो शुगर इंडस्ट्री में होगी, क्योंकि आपको पता होगा शुगर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो रॉ सब्सटेंस है, वो है आपका गन्ना, शुगर कैन। बिना गन्ना के कभी भी चीनी नहीं बन सकती, और गन्ना कैसे ट्रीट होगा? एज अ रॉ मटेरियल। तो इसीलिए शुगर इंडस्ट्री देखिए आपका इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है। जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ठीक, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, वह किस कंट्री से बिलोंग करते थे? यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका बिलोंग टू विच कंट्री? ठीक, हॉलैंड, ग्रीस, इटली या पुर्तगाल। ओके, तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे ना, ये याद रखिएगा इटली से बिलोंग करते थे, और ये अमेरिका के किस द्वीप समूह पर पहुंचे थे पानी के रास्ते? आपको पता है ये एक्चुअली निकले थे भारत की खोज करने। जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं ये एक्चुअली निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन समुद्री मार्ग से क्या बोलते हैं निकले थे? तो समुद्री मार्ग से देखिए निकलते हुए ये भटक गए, और भटक के एक बीच पर पहुंचे। तो उस बीच पे ये जब पहुंचे तो उनको लगा कि ये क्या बोलते हैं भारत हम पहुंच गए। तो इसीलिए देखिए जिस बीच पर उतरे थे अमेरिका में, उस बीच का नाम देखिए उन्होंने इंडियाना रखा था। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको इंडियाना नाम का बीच एक अमेरिका मिल जाएगा। उनको लगा कि ये इंडिया, इसीलिए उन्होंने देखिए उस बीच का नाम इंडियाना रख दिया था। और आपको पता है कि वो क्या बोलते हैं अमेरिका की खोज कब किए थे? 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जो कहाँ के निवासी थे? इटली। अब आता है बात भारत की, तो भारत के तो हम सब निवासी हैं। तो अब आप लोग बताइए कि भारत की खोज किसने की थी समुद्री मार्ग के रास्ते से? हु डिस्कवर्ड इंडिया? ठीक, ये आपको बताना है, और कब किया था ये आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे कह रहा है द कमांडर ऑफ द अरब आर्मी हु कंकर्ड सिंध
वॉज, यानी कि अरब आर्मी का वह कौन सा कमांडर था जिसने सिंध जीत लिया था, कन्वर्ट कर लिया था। ओके, सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सिंध आपका पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक। लेकिन 1947 के पहले पाकिस्तान भी तो भारत ही था। तो 1947 के पहले सिंध देखिए भारत, जो पाकिस्तान था वो भारत ही था। तो उस समय आपका जो कौन सा अरब नवाब था, मतलब कि मिडिल हिस्ट्री की बात हो रही थी कि कौन सा अरब का कमांडर था, नवाब नहीं सॉरी, अरब का कौन सा कमांडर था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी? अल हजीज, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन अभी चलिए आप लोग को बता दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं, जो पहला कमांडर था अरब आर्मी का याद रखिएगा, जिसने सिंध को विजय प्राप्त की थी वो था मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD में इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, ठीक। और देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक से याद आया, जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत, SULTANATE, ठीक। दिल्ली सल्तनत को जो स्थापित करने वाला स्लेव डायनेस्टी का गुलाम वंश का जो पहला शासक था वही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी कि देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था और स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। क्लियर? अगर आप लोगों ने जो पृथ्वीराज चौहान वाली मूवी आई है वो देखा होगा तो देखिए जो उसमें मोहम्मद गौरी जो था, तो मोहम्मद गौरी का देखिए जो बायां हाथ जिसको कहा जाता था, जो देखिए दो बार क्या बोलते पृथ्वीराज चौहान के दरबार में गया था, वो आप लोग अगर पिक्चर देखे होंगे तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए क्या बोलते हैं गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इसीलिए देखिए जब मोहम्मद गौरी मतलब भारत से गया तो क्या बोलते हैं इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को ये भारत का इंचार्ज बना दिया। तभी जाके कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और 1206 AD में क्या बोलते हैं इसने देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और दिल्ली का सुल्तान बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि whom did महात्मा गांधी रिगार्ड्स एज पॉलिटिकल गुरु, ठीक। यानी कि महात्मा गांधी जी किसे अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जिसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि वह किसे अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे? वह किसे अपना स्पिरिचुअल गुरु भी मानते थे, यानी कि आध्यात्मिक गुरु मानते थे। ओके, तो वह अपना स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद, ये सब नोट करते रहिएगा आप लोग, बार बार कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बना के, श्रीमद राजचंद्र को अपना स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक गुरु मानते थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। अब ये क्वेश्चन तो देखिए आप लोग ही आंसर करेंगे कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो ये तो अभी ओलंपिक में इन्होंने देखिए गोल्ड मेडल जिताया भारत को, और उस गेम में जिस गेम से ये एसोसिएटेड है उस गेम में भारत ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। तो वह कौन सा खेल है ये आप लोग तुरंत कमेंट करके आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है विच मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी, यानी कि इसमें से कौन सा मूवमेंट है, ठीक, जो महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था। सो वेट अ सेकेंड। हाँ, तो इसमें से कौन सा मूवमेंट है जो महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था? सबसे पहला देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, नेक्स्ट स्वदेशी मूवमेंट, नेक्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबेलेंस मूवमेंट। ओके, तो देखिए ये सारी मूवमेंट कब हुए थे ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, तब शायद आप लोग इसका आंसर इजीली कर पाए। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट ये आपका 8 अगस्त 1942 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वदेशी मूवमेंट ये आपका देखिए 1906 में इसकी शुरुआत हुई थी। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ये 1920 से 1922 तक चला था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये आपका 1930 में शुरू हुआ था, ठीक।
तो देखिए इन चारों में से कौन सा मूवमेंट तब आपका महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं चला गया था, वो देखिए स्वदेशी मूवमेंट था, क्योंकि ये देखिए 1906 में हुआ था और 1906 में तो गांधी जी अफ्रीका में थे, क्लियर। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया गया था वो आपका दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद राणाडे, बाल गंगाधर तिलक, जीवी घोषी इत्यादि फ्रीडम फाइटर द्वारा चलाया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे कह रहा है When did the Constitution of India came into force, यानी कि जो भारत का संविधान है, सवाल समझिएगा, जो भारत का संविधान है वह किस दिन हमारे इंडिया पर अप्लाई हो गया था। भारत का संविधान हमारे इंडिया में किस दिन अप्लाई हो गया था? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1951, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर आप लोग खुद फिर करके बताएंगे, क्योंकि हर एक भारतीय व्यक्ति को पता है कि उसका संविधान किस दिन लागू हुआ था। यहाँ से एक चीज़ आप लोग को समझा दूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि आपका जो ये क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमारी देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ठीक, उसके द्वारा कब अडॉप्ट कर लिया गया था। याद रखिएगा हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था, तो वो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है थी, तो उसके द्वारा आपका 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था। इसलिए देखिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्लियर। और देखिए जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी ना, इस असेंबली के जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो हमारे देश के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने थे, वही हमारे क्या बोलते हैं इस असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट अध्यक्ष थे। और ये अब आप लोग को आंसर करना है कि बताइए कि हमारे देश का संविधान किस दिन से लागू हो गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है ठीक, वह ओजोन लेयर जो क्या बोलते हैं किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है? इन्फ्रारेड रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को, एक्स रेस को या गामा रेस को। तो याद रखिएगा जो ओजोन लेयर होता है नहीं, हमें सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, यूवी रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होती है, उससे हमको ये मदद बचाने में मदद करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं स्किन कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ओजोन लेयर में भी अब होल हो रहा है ठीक, ड्यू टू द पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो जिससे स्किन कैंसर के कारण भी बढ़ रहा है ठीक। तो इसीलिए हरियाली लाइए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, ताकि हम लोग चैन से सुखी से रहा जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन कार एंड बसेस टू सी रियर ट्रैफिक। ओके, यानी कि जो कार और बसेस होती है उसमें किस टाइप का शीशा लगाया जाता है जिससे कि रियर ट्रैफिक हमको दिख सके ठीक। जो क्या बोलते हैं पीछे के लोग चीज़ें देखिए जो आती हैं कार वार, वो देखिए हमको दिख सके। कॉन्केव मिरर, प्लानो कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखिएगा जो गाड़ियों और बसेस में जो शीशा लगाया जाता है वो लगाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह या वीर सावरकर। तो इसका आंसर भी आप लोग ही करके बताएंगे, क्लियर। ये एक हिंट आपको दे दे रहा हूँ कि जो ये स्लोगन है आपका गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये बर्मा में, जिसको करंट में हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा में 1944 में दिया गया था एक स्पीच में ठीक। बर्मा में यानी कि म्यांमार में 1944 में एक स्पीच में दिया था। किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका आंसर करके आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है?
द प्रोसेस थ्रू विच प्लैनेट्स रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व्ड वाटर इज कॉल्ड। ओके, यानी कि वह प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक, वह प्लांट आपका जो पानी उन्होंने एब्जॉर्ब कर रखा है, ठीक, तो जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिलीज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या ट्रांसपीरेशंस। ओके, तो इस प्रोसेस को याद रखिएगा, ट्रांसपीरेशंस के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ। क्लियर? तो यानी कि भारतीय संविधान के प्रिम्बल के हिसाब से जो अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट शक्ति है, वो किसके हाथों में है? क्लियर? पार्लियामेंट के हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में, या मतलब देश की संसद के हाथ में, या जो हमारा संविधान है उसके पास, या प्रेसिडेंट के पास, या जनता के पास, पीपल के पास। ओके, तो इसका आंसर करके जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं, जल्दी करिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ समय के अभाव में। तो देखिए प्रिम्बल के हिसाब से जो अल्टीमेट पावर होती है हमारे देश में, वह देश की जनता के पास होती है, यानी कि पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो अगर जो लोग पिक्चर देखे होंगे पृथ्वीराज चौहान, वो तुरंत इसका आंसर कर देंगे। तो इसका देखिए जो तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था, सबसे पहली बात ये कब लड़ा गया था? फर्स्ट बैटल 1191 में लड़ा गया था। ओके, तराइन का फर्स्ट बैटल 1191 में हुआ था, और सेकेंड बैटल जो हुआ था वो आपका 1192 में हुआ था। याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल आपका 1191 और सेकेंड बैटल 1192। तो देखिए जो पृथ्वीराज चौहान जी थे, उन्होंने फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। क्लियर? लेकिन जो सेकेंड तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था। क्लियर? तो याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और सेकेंड बैटल मोहम्मद गौरी ने, धोखे से वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना एंड इंडिया। यानी कि चाइना और इंडिया के बाद से तीसरी, याद रखिएगा, तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, यूएस, इंडोनेशिया या जापान। ओके, तो याद रखिएगा जो तीसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तीसरी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना एंड इंडिया, वो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या कह रहा है आपसे। टाइडल फॉरेस्ट, ओके, दैट ग्रोज बाय साइड ऑफ द कोस्ट। जो देखिए समुद्र के किनारे क्या बोलते हैं? टाइडल फॉरेस्ट होते हैं। एंड ऑन द एज ऑफ डिटेल्स आर कॉल्ड, ओके, आर ऑल्सो कॉल्ड। यानी कि टाइडल फॉरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? और टाइडल फॉरेस्ट देखिए जो समुद्री किनारे होते हैं, जो कोस्ट होते हैं, उनके किनारे होते हैं, तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ये आपसे। ठीक, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट या कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। ओके, तो याद रखिएगा टाइडल फॉरेस्ट को हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा का जो ऑफिसर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सारी कार्रवाई का मतलब कार्यवाही जो करता है, वह कौन होता है? राज्यसभा का जो कार्यवाही करने वाला मेन ऑफिसर होता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वही उसका प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, दैट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप लोग कमेंट करके बताइए जरा तो कि भारत के इस समय तुरंत तत्काल में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? क्लियर? आप लोग जरा बताइए आंसर इसका। 24 देखिए क्या कह रहा है आपसे। विच स्टेट इज रिगार्डेड एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो भारत का मसालों का गार्डन कहा जाता है, जिस वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला या असम। तो याद रखिएगा भारत में जो मसालों का गार्डन जिस स्टेट को कहा जाता है वो है केरला। केरला में ही सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया कौन सा है भारत का? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो देखिए क्षेत्रफल एरिया की दृष्टिकोण से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। क्लियर? एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, देखिए होता है एक स्टेट और एक होता है यूनियन टेरिटरी। तो जब स्टेट में देखिए लार्जेस्ट की बात करेंगे तो इसका देखिए जो सबसे आएगा एरिया वाइज ये बात हो रही है तो वो हो गई राजस्थान, ठीक। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात की जाएगी तो वो होगा हमारा गोवा। और अगर फिर ये एरिया वाइज है, बार बार कह रहा हूँ पॉपुलेशन वाइज नहीं है, एरिया वाइज है, तो स्टेट देखिए सबसे बड़ा जो हमारा राजस्थान है और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। और इसी तरह अगर यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी, केंद्र प्रशासित शहर की बात करें, तो देखिए जो सबसे बड़ा स्टेट है वो हमारा है लद्दाख, और सबसे जो छोटा हमारा यूनियन टेरिटरी है वो है हमारा लक्षद्वीप। क्लियर? ये सबसे छोटा है, याद रखिएगा। एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। और स्टेट की जब बात करेंगे तो सबसे बड़ा हमारा जो एरिया वाइज स्टेट है वो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। ओके, तो देखिए हम लोगों ने कुल 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जीके और करंट अफेयर के। ओके, तो ये क्लास आप लोगों को, ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तब उस हिसाब से मैं अपने नेक्स्ट क्लासेस को लाऊंगा जीके और करंट अफेयर के। जो हमारे यूपी बीएड में जो बच्चे जीके जीएस के लिए अपीयर होंगे उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो बच्चे सीयूएट में जनरल टेस्ट में अपीयर होंगे उनके लिए भी ये फ़ायदा है। तो ये सारे दोनों के दोनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो तो ईजिली मैं नेक्स्ट क्लास में कर सकूँ। इसकी पीडीएफ देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज यूजुअल, जैसे मैं कहता हूँ आप लोगों को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जाइए, ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी अच्छे से आप लोग की प्रिपरेशन हो पाएगी। और जैसे कि आप लोग जान ही रहे 6 जुलाई को देखिए आप लोगों का बीएड का एग्ज़ाम है, जो बच्चे बीएड के लिए अपीयर होंगे, तो इसीलिए बीएड वाले जी जान लगा दें और अच्छे से पढ़ाई में लीन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।